हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉपर फॉर्मेट। पहले जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज हम उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम एक काम करते हैं, हम एक अपनी पिछली क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। एक रीकैप छोटा सा, जिसके अंदर बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे हमने बहुत सारे पार्ट स्टडी किए थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कुछ टर्म्स जो मैंने सोची कि आपके साथ डिस्कस की जाए। फर्स्ट वन इज बेटा टैक्स। टैक्स के केस में हम क्या करते हैं, हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है दैट इज टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमारे पास सिंपल एक टैक्स गिवन है तो हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे। बट सर टैक्स के साथ अगर हमें यह दिया जाए कि वो जो टैक्स हमने पे किया दैट इज बेसिकली ऑन द गेन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लेंगे। दूसरी चीज जो मुझे आपसे शेयर करनी थी दैट वाज रिगार्डिंग द शेयर्स। सर शेयर्स के केस में क्या होता है कि अगर आप इशू कर रहे हैं शेयर्स तो वो आपकी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट अगर बेटा वही शेयर्स आप परचेज कर रहे हैं तो वो आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। थर्ड पॉइंट था हमारे पास रिलेटेड टू द इंटरेस्ट। सर अगर इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू द लोन तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट इफ द इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट देन सर वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। उसके अलावा बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फॉर द होमवर्क। हम उसके 3 पार्ट्स हैं, मार्क स्टार ऑन द थर्ड वन। मेरे को थर्ड वाला आपसे डिस्कस करना है, बाकी 2 पार्ट्स आपके थोड़े से इजियर साइड पे रहेंगे। आप फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें, आपके पास गिवन है दैट यू हैव एक्वायर्ड अ मशीनरी बट यू हैव पेड 20% ऑफ द अमाउंट थ्रू चेक। सिर्फ 20% अमाउंट आपने चेक के थ्रू पे किया है, तो मतलब आपका जो कैश आउटफ्लो हुआ दैट इज ओनली फॉर 20%। अगर आप 2,50,000 का 20% करते हैं सो द आंसर इज 50,000 रुपीज, देयर इज अ आउटफ्लो। एंड सेकंड थिंग, जस्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मशीनरी, तो ये किसके अंदर जाएगा बेटा, इन्वेस्टिंग के अंदर, राइट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं सर वी हैव पेड 2,50,000 टू एक्वायर सम शेयर्स, सो देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ 2,50,000, बट अपार्ट फ्रॉम दिस सर वी हैव आल्सो रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 50,000। आपका 2,50,000 का आउटफ्लो और 50,000 रुपीज का इनफ्लो। तो अगर आप नेट फ्लो देखेंगे तो आपके पास 2 लाख रुपीज का बेटा आउटफ्लो हुआ है। 2.5 लाख के आपने शेयर्स खरीदे थे इसलिए पैसे गए, 50,000 के आपके पास डिविडेंड आया। नाउ व्हाट इज डिविडेंड, दैट इज बेसिकली द अमाउंट दैट यू हैव अर्नड ऑन शेयर्स, तो वो आपके पास रिसीव हुआ है, सो देयर इज अ इनफ्लो। और अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखेंगे आपकी पॉकेट से बेटा देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ 2 लाख रुपीज, राइट। देन द थर्ड वन, दे सेड सर वी सोल्ड द मशीनरी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज, और फर्दर वो कह रहे हैं सर देयर इज अ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,60,000 रुपीज, और हमने इसको बेचा कितने में सर 60,000 रुपीज। सो वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, जितने में आपने उस एसेट को सेल किया है बेटा वो आपका कंसर्न है। Whenever we are treating only the inflow and outflow, तो हमें सिर्फ यही देखना है कि आपके पास कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, राइट। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट को हम डिवाइड करेंगे बेटा 4 पार्ट्स के अंदर। आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट। फॉर्मेट का नेम रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड द फर्स्ट टर्म दिस इज द फर्स्ट टर्म, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 4 पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे बेटा जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड आपके पास रहेगा दिस वन इज योर सेकंड पार्ट जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड आपके पास रहेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा। और लास्ट में हम लोग सीखेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
फ्लो फ्रॉम का मतलब है कि जब आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, एंड यूज्ड इन अगर आपके पास कैश फ्लो का नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम या कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। आज की क्लास पूरी हम कंसंट्रेट करेंगे सर फर्स्ट पार्ट सीखने में, जिसका नेम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसको हम एक वर्किंग नोट के थ्रू सीखते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा, दैट इज अ वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट की स्टडी करने के लिए देयर इज अ टर्म जो हमारे पास गिवन होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर। बट अगर बिफोर की जगह आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन है, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ऊपर लिख लेते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग सर वाई वी हैव रिटन ओवर हियर वर्किंग नोट। बेटा वर्किंग नोट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह आपके पास गिवन होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट स्टार्ट करने से पहले हम लोग सीखते हैं सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर। बिकॉज हमने क्लासेस में देखा था ट्रेडिंग अकाउंट जिसके थ्रू सर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर हम ट्रांसफर करते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट को नेक्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहां ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा द नेक्स्ट टर्म विच इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। तो यहां तक हम लोगों ने +1 के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सीखा था। अब जो आपके पास ये नेट प्रॉफिट गिवन होता है, दिस नेट प्रॉफिट इज बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी सर नेट प्रॉफिट बिफोर एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर एक बार आपको क्लियर हुआ कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर वाला कौन सा है और नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला कौन सा है, तो आप आराम से अपना वर्किंग नोट यहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए, यहां तक बेटा सबको नॉलेज है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमारे पास फाइनल आंसर आया दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। सर क्या हम इस नेट प्रॉफिट के आगे भी कुछ करते हैं? आंसर इज यस। जब भी हम इस नेट प्रॉफिट को बेटा आगे किसी को अलॉट करते हैं तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज, तो उसको हम बोलते हैं बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मींस कि यहां पर इस नेट प्रॉफिट को लिखा जाता है और इस नेट प्रॉफिट में से बेटा हम आगे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बीइंग अ कंपनी हम लोग क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मैं आपको रिलेट करा सकता हूं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास से भी। अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करें, इकोनॉमिक्स के अंदर हमने देखा था देयर वाज अ मेथड कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और अगर आप इनकम मेथड को स्टडी करें बेटा, इनकम मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसके लिए हम लिखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब अगर मैं टच करूं ऑपरेटिंग सरप्लस को आगे फर्दर पार्ट्स में, तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने आगे डिवाइड किया था रेंट एंड रॉयल्टी, देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रॉफिट। अब वेदर इट इज इकोनॉमिक्स और वेदर इट इज अकाउंटेंसी, दोनों के अंदर बेटा वो प्रॉफिट सेम इसी की बात कर रहे हैं जो आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है। आपकी अकाउंटेंसी सिर्फ नेट प्रॉफिट पे आके खत्म नहीं होती है, आपने नेट प्रॉफिट को आगे फर्दर यूटिलाइज करना होता है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो जो भी आपके पास प्रॉफिट आए हैं उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होती है कि हम सबसे पहले कंपनी का डिविडेंड पे करें। हमें उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से गिवन था, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स 1, 2 एंड 3। अब बेटा यही 3 चीजें हमने भी यहां पे रिकॉर्ड करनी है कि वंस द कंपनी हैव अर्न्ड नेट प्रॉफिट, तो उस नेट प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिविडेंड पे करेंगे। अब व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो, द डिविडेंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड एंड द अनदर वन इट इज कॉल्ड एज प्रोपोज्ड डिविडेंड। सबसे पहले कंपनी इन दोनों डिविडेंड्स को पे करती है। सर डिविडेंड्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोज्ड डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, राइट। यहां पे हम पे कर लेते हैं आउट ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रोपोज्ड डिविडेंड
और सेकंड हम पे करेंगे बेटा इंटरिम डिविडेंड। जस्ट लाइक दिस, जैसे आपने यहां पे डिविडेंड पेमेंट करी थी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो अकाउंटेंसी भी कहती है कि सर द वंस कंपनी हैव अर्न्ड नेट प्रॉफिट, वो अपना डिविडेंड पे करेगी। सेकंड, आप टैक्स पे करेंगे। अब उस टैक्स के लिए जो हम कैश फ्लो चैप्टर के अंदर नेम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर टैक्स। एंड द थर्ड थिंग जो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स मींस जो प्रॉफिट में से आपने थोड़ा सा पार्ट अपने पास रिजर्व कर लिया बेटा, उसे ही बोलते हैं आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व्स के नाम से। और उसके बाद अगेन जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, दैट इज बेसिकली द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हम डील करेंगे। अभी के लिए बेसिक आपको ये सीखना है कि बेटा अगर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर गिवन है तो आप डायरेक्टली अपना कैश फ्लो के अंदर इसको प्लॉट कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन है तो बेटा आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जितने भी एक्सपेंसेस आपने माइनस किए हैं आपको उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड बैक के केस में हम रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, और इसके साथ एक चीज और ऐड ऑन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए बच्चे, अब आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है। तो डेफिनेटली बेटा जब आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाते हैं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज सर +1 के अंदर हम यही सीखते आए हैं कि हमने एक बार ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सेकंड हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और उसके बाद वो क्वेश्चन खत्म। बट नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द P&L एप्रोप्रिएशन ऑल्सो। जब भी हम उस नेट प्रॉफिट को आगे किसी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें जिस अकाउंट की जरूरत पड़ती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज P&L एप्रोप्रिएशन। दो स्टूडेंट दोज हु हैव डन विद देयर पार्टनरशिप में भी उन्होंने देखा होगा कि सर सेम P&L एप्रोप्रिएशन हम लोग क्रिएट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन से जो पहले अकाउंट बनता है दैट इज P&L अकाउंट, राइट। और P&L अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को हमें फर्दर बाइफरकेट करना होता है। फर्दर बाइफरकेट किन किन पार्ट्स में हम करते हैं सर? फर्दर हम बाइफरकेट करते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना होता है, कई बार हमें सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेनी है, और फिर जो बचा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम से लिख देते हैं। सो यस, देयर आर सो मेनी रीजंस जहां पर हम P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज P&L एप्रोप्रिएशन, और उस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही बेटा ये सारी एडजस्टमेंट की जाती है। मेरा ये सब बताने का रीजन क्या है? मैं आपको रट्टे नहीं लगवाना चाहता। आई डोंट वांट बेटा कि आप लोग क्रैमिंग करें, आप सीख के करेंगे, आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। इसीलिए मुझे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं कि आपके पास वर्किंग नोट दिखने में कैसा होता है, राइट। आपकी स्क्रीन में आपको विजिबल होगा देयर आर हार्डली 4 to 5 टर्म्स। एक वर्किंग नोट बनाने के लिए 4 to 5 टर्म्स बच्चे लर्न भी कर सकते हैं, बट मेरा कंसर्न ये है कि आप उस चीज को सीखें कि हम ये चीज क्यों प्लस कर रहे हैं और हम ये चीजें क्यों माइनस कर रहे हैं, राइट। नाउ फ्रॉम अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता लगा कि यस सर देयर आर 2 टर्म्स विच इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर। जो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए होगी दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर, बट अगर आपके पास आफ्टर वाली गिवन है तो आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। अब मतलब आप आफ्टर से क्या कैलकुलेट करेंगे? बिफोर वाली टर्म। तो बेटा जितने भी एक्सपेंसेस आप पहले माइनस करते हुए आए थे, अब आप उन्हीं एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और हमारे पास एक टर्म आ जाती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। चलिए नाउ लेट अस प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर वर्किंग नोट, बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टार्ट ही बेटा यहां से होगा। अब वो कैलकुलेट कैसे करना है? तो हम यहां पे एक वर्किंग नोट लिख लेते हैं। सर बैलेंस शीट में हमारे पास कहां पे गिवन होगा? सर बैलेंस शीट में हमारे पास कहां पे गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर है या नेट प्रॉफिट आफ्टर है? जब भी बेटा आपके पास सरप्लस के नाम से गिवन होगा, हमारे पास वो सरप्लस में जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज बेसिकली द आफ्टर वन। तो आफ्टर को हमें बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे पता करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा आपके पास सरप्लस गिवन है, 2 अमाउंट्स आपके पास गिवन है, एक आपके पास प्रीवियस ईयर और एक है आपके पास करंट ईयर। इट मींस कि सर पिछले साल हमारे पास इतना प्रॉफिट था और इस करंट ईयर में हमारे पास इतना प्रॉफिट है। अब आप दोनों को डिफरेंस देखेंगे, हो सकता है ये प्रॉफिट बढ़ गया हो सकता है आपकी कंपनी लॉस में चली गई हो। आपको अगर अपना प्रॉफिट देखना है विच इज द आफ्टर टैक्स, तो आप इन दोनों का डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे।
तो हम एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं चलिए बेटा, तो मैंने आफ्टर वाली अमाउंट निकालने के लिए क्या किया, जो हमारा करंट ईयर का बैलेंस था और जो हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस था दोनों को माइनस किया। बेटा अगर आपके पास ये टर्म पॉजिटिव आ रही है देन इट इज अ प्रॉफिट, और अगर ये टर्म आपके पास नेगेटिव आ रही है देन देयर माइट बी अ लॉस। अब क्योंकि मेरे केस में मैं आपको पॉजिटिव से स्टार्ट कराना चाहता हूं, मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं दिस इज बेसिकली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। ये आपको बताएगा कि सर यहां से आफ्टर वाला आपके पास पॉइंट ये बना है, और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे। और ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट बना, बेटा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ेगा, राइट। जो भी चीजें आपने माइनस करी थी अब वो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हम ऐड बैक करते जाएंगे। जैसे आपने डिविडेंड माइनस किया था, अब हम डिविडेंड को ऐड बैक करेंगे। मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं प्रोपोज डिविडेंड एंड वन मोर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट डिविडेंड इज देयर विच इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए हम ये सीख रहे हैं कि हम सर आफ्टर से बिफोर पे कैसे जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों डिविडेंड्स जो कंपनी ने माइनस किए होंगे मैंने उन दोनों डिविडेंड्स को प्लस कर दिया, ऐड किया इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, और कुछ अमाउंट कंपनी ने रिजर्व्स में ट्रांसफर की थी, तो वो रिजर्व्स में जितना भी पैसा आपने ट्रांसफर किया था आप उसको भी ऐड ऑन कर देंगे। चलिए इतना आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज जो मुझे इसमें और ऐड ऑन करनी है, या तो वो प्लस करनी है या फिर मुझे वो माइनस करनी है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बेटा ये टर्म आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, ये टर्म आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसी चीजें जो हम या तो रिसीव करते हैं या हम उसके लिए पे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हमारे पास आ जाता है और उसके कारण हमारा कुछ लॉस हो जाता है, दैट कम्स अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फॉर सपोज अगर आपके पास कहीं से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, दैट इज ऑल्सो अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो अगर बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के नाम पे कंपनी को कोई चीज रिसीव हुई है और उसको एज अ प्रॉफिट कंपनी ने प्लस किया हुआ है, तो हम उसका रिवर्स इफेक्ट लेके चलेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। और अगर हमारे पास कोई पेमेंट हुई है या हमारे पास कोई लॉस हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के नाम से, तो जो कंपनी ने उसको माइनस किया हुआ था अब हम बेटा उसको प्लस करेंगे। क्लियर? तो डेफिनेटली यहां पे एक टर्म हम और कंसीडर करेंगे बेटा, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इतनी सी चीज समझने के बाद बेटा नाउ यू हैव लर्न्ड द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वंस यू हैव डन दीज ट्रांजैक्शन, ये 4 से 5 एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू। यहां से हम ट्रांसफर करेंगे इस अमाउंट को और यहां से हम अपना अकाउंट शुरू करेंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव लर्न्ड नोन एज वर्किंग नोट, जो हमें सिखाता है कि आफ्टर वाली अमाउंट को कैसे कन्वर्ट करें बिफोर वाली अमाउंट के अंदर। एंड द ब्यूटी ऑफ द बुक इज कि सर सबसे पहले वो आपको वर्किंग नोट के ऊपर ही क्वेश्चंस देंगी, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग नोट। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन cash generated from operation, and the last answer would be your cash flow from or cash used in operating activity। और यहां पे आके बेटा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाता है। सो दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू लर्न। बाकी की जो आपकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग रहेंगी वो बहुत ही सिंपल से रहेगा फॉर्मेट, उसके अंदर ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने। द ओनली थिंग यू हैव टू लर्न इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट बिफोर आई स्टार्ट, हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं बेटा इन डिविडेंड्स के बारे में। आपके पास दो टर्म्स गिवन है सर, द फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज प्रपोज्ड डिविडेंड एंड द सेकंड वन इट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड जो बेटा पे किया जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को पे किया जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरिम डिविडेंड, दिस इज ओनली पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम स्टडी करते हैं कि सर इसका नेम प्रपोज्ड क्यों लिखा गया। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर करंट ईयर की बात करें और एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर की बात करें। नाउ फॉर से मेरे पास जो ईयर गिवन है दैट इज 2019-20,
और एक मेरे पास गिवन है 2020-21। सो फॉर द कॉमन इंस्टेंस ये हो गया मेरे पास प्रीवियस ईयर और ये हो गया मेरे पास करंट ईयर। कंपनी का कहना है कि सर इस साल के लिए जो भी आपने डिविडेंड डिसाइड किया है वो हम इस साल के कंप्लीट होने के बाद एक मीटिंग कंसिडर करेंगे। मीटिंग का नाम रखा जाता है जी AGM, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। और इस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि पिछले साल का कितना प्रपोज डिविडेंड बनता था। नाउ फॉर एन एग्जांपल, आपने इस पर्टिकुलर ईयर में डिसाइड किया कि सर हम लोग 3 लाख रुपीस का डिविडेंड पे करेंगे, बट ये 3 लाख रुपीस डिसाइड कब होता है? आपके नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो कंपनी कहती है कि ये जो 3 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस हैं आप इसको 2019 में माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इन 3 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस को हम लोग करंट ईयर के अंदर माइनस करेंगे, राइट? और जो करंट ईयर के आपके एक्सपेंसेस होंगे, सपोज करंट ईयर के लिए आपने प्रपोज किया कि हम लोगों को 4 लाख रुपीस का डिविडेंड देना है और ये 4 लाख रुपीस का डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, राइट? तो ये ऐसे ही चलेगा। मतलब अगर हम बात करें 2020-21, ये हमारे लिए करंट ईयर है, तो आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें सर 2021-22, तो इस ईयर में हम उससे पिछले ईयर का जो भी आपका प्रपोज डिविडेंड होगा वो कंसिडर करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है जो भी आपने डिविडेंड डिसाइड किया इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, उसको हम पे करेंगे अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में। प्रपोज डिविडेंड के लिए हमें हमेशा प्रीवियस ईयर की अमाउंट कंसिडर करनी है, राइट? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इंटरिम डिविडेंड। सेकंड टर्म आपके पास गिवन है सर इंटरिम डिविडेंड, और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगी। इंटरिम डिविडेंड के केस में अगर आपके पास ईयर गिवन है 2020-21, बेटा वो इसी साल में डिसाइड होगा और इसी साल में पे होगा। मतलब इट इज मेड एंड पेड इन द सेम ईयर। तो जब भी इंटरिम डिविडेंड की बात होगी बेटा हम करंट ईयर की अमाउंट लेंगे, बट जब भी प्रपोज डिविडेंड की बात होगी तो हम प्रीवियस ईयर की अमाउंट लेंगे। क्लियर? थर्ड हम बात करते हैं सर प्रोविजन फॉर टैक्स। सर प्रोविजन फॉर टैक्स दो चीजों से रिलेटेड है। सर वो टैक्स हो सकता है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है वो टैक्स आपका इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो। और यहां से हमने सीखा कि सर ये 4 to 5 टर्म्स को कंसिडर करके हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना पहला पॉइंट, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमने यहां से ये तो सीख लिया कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर गिवन हो तो आफ्टर में कैसे जाएगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी आफ्टर गिवन है तो आप उसको बिफोर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए बच्चे, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अर्लियर वी हैव डन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4, आज हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है? लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8th 9th तक रहेगा, वहां पर हम सिर्फ यही देखेंगे सर हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 5th में आपके पास गिवन है दो अमाउंट्स आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सर द फर्स्ट वन इट इज गिवन एज सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये हम किसको बोलते हैं बेटा? दिस इज बेसिकली द प्रॉफिट। पिछले साल अगर आप देखेंगे आपके पास कितना प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज 5 लाख रुपीस, और करंट ईयर के अंदर अगर आप देखें आपके पास वो प्रॉफिट्स बढ़कर कितने हो गए? 10 लाख रुपीस। तो इट मींस इस पर्टिकुलर ईयर में 2022-23 के अंदर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? दैट इज 5 लाख। सर ये हमने कैसे निकाला? दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ओके, तो यहां से बेटा डिफरेंस देखने के बाद हमें पता लगा कि करंट ईयर में हमारी कंपनी ने कितने का प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज 5 लाख रुपीस। करंट ईयर का 10 लाख, और उसमें से आपको पता है 5 लाख रुपए तो बेटा पिछले साल का ही था, वो हम डिडक्ट कर देंगे, तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट बना वो बना आपके पास 5 लाख रुपीस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 5 एडजस्टमेंट्स गिवन है बेटा, इन 5 एडजस्टमेंट्स को करना सीखेंगे सो दैट वी कैन लर्न सर आफ्टर से बिफोर में कैसे कन्वर्ट करें। अब यहां से हम सीखेंगे कि सर ये जो हमारे पास 5 एडजस्टमेंट्स हमने सीखी थी इसको कैसे डील करें। तो फर्स्ट हमने ये प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए, दैट इज फॉर 5 लाख रुपीस। बाकी के लिए हम अपनी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में आपके पास गिवन है
सर देयर इज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें वो कह रहे हैं कि सर प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 एंड 23 इज गिवन टू अस। आप इसके अंदर कौन सा कंसिडर करेंगे? अगर एज पर द वर्किंग नोट हम देखें, प्रपोज डिविडेंड के लिए हमेशा क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रीवियस ईयर का कंसिडर करना है। रीजन बिहाइंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सर करंट ईयर के अंदर हम लोग पिछले साल का जो डिविडेंड हमने डिसाइड किया था वो कंसिडर करेंगे, और जो हमारे करंट ईयर का डिविडेंड होगा उसको हम अपने आने वाले ईयर में या अपकमिंग ईयर के अंदर डिसाइड करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर हमें ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये जो आपने प्रपोज्ड डिविडेंड लेना है ये कौन से ईयर का लेना है सर? ऑलवेज ऑलवेज प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो प्रपोज डिविडेंड गिवन है बेटा, एक 4 लाख रुपीज एंड एक 5 लाख रुपीज। आप 5 लाख का जो देखेंगे इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। हम जो कंसिडर करेंगे बेटा, हम कंसिडर करेंगे प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास था दैट इज 4 लाख रुपीज। एक बार हम इसको ऐड कर दें और ये बना आपके पास आपका फाइनल आंसर। दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्वाइट इजी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर कैसे हम इन एडजस्टमेंट्स को ठीक करते हैं सो दैट हम बिफोर से आफ्टर में कन्वर्ट करें। चलिए, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अभी के लिए क्वेश्चन ने क्या किया, सिर्फ हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट दी सो दैट हम धीरे धीरे एक एक करके सभी स्टेप्स को सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और 6 के अंदर उन्होंने एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा एनहेंस किया। एडजस्टमेंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे, आपके पास फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है रिलेटेड टू प्रपोज्ड डिविडेंड। सर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 1,60,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 2 लाख फॉर द करंट ईयर। तो अगेन हम लोग जो कंसीडर करेंगे बेटा दैट इज फॉर द प्रीवियस ईयर। तो जो पिछले क्वेश्चन का पार्ट था, जितना हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले मैं उतना नोट डाउन कर लेता हूं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। चलिए बेटा, जितना आपने पहले सीखा था उतना मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अगेन इस कंपनी ने कहा कि करंट ईयर में हमारे पास 7,20,000 रुपीज के प्रॉफिट्स हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे बेटा 4 लाख रुपीज को तो पिछले साल के ही थे। तो इस पर्टिकुलर करंट ईयर में हमने जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं दैट इज 3,20,000। दिस इज आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये सारी टर्म्स को ऐड बैक करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट टर्म मैंने ऐड बैक कर दी जो कि हमने पहले सीखी थी, प्रपोज डिविडेंड, एंड दैट इज अगेन फॉर द प्रीवियस ईयर। बेटा वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड, मेक श्योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड तभी पे किया जाता है अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे किया गया हो। अनटिल एंड अनलेस आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे किया कंपनी ने, तो बेटा प्रेफरेंस वालों को हम कभी भी पे नहीं करते। सो आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज कि सर पहले हम इक्विटी वालों को पे करेंगे। अगर क्वेश्चन ने इक्विटी को प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड में से कुछ भी नहीं दिया हुआ तो देयर इज नो नीड टू पे डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हमने प्रपोज डिविडेंड देना था वो तो हमने पे कर दिया। सेकेंड थिंग, अब हम सीखेंगे इंटरिम डिविडेंड के लिए। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे इंटरिम डिविडेंड की बात जब हो रही है तो वहां पे सिर्फ एक सिंगल अमाउंट गिवन है 40,000 रुपीज। इंटरिम डिविडेंड बेटा वो डिविडेंड जो करंट ईयर में डिसाइड हुआ और करंट ईयर में पे कर दिया। इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को आपको बाइफरकेशन नहीं करनी होती। इफ 40,000 इज गिवन, हम यहाँ पे 40,000 रुपीज ही ऐड कर देंगे। चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दो गिवन थी हमने दोनों लिख ली। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम ऊपर बैलेंस शीट में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने नोट डाउन कर ली हैं। बेटा हमने जो यहां पे रिकॉर्ड किया है दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो डिफरेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अनपेड डिविडेंड हम लोग फाइनेंसिंग में टच करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा दैट इज गिवन रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर आप देखेंगे आपके पास पहले भी 6 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स थे और अभी भी आपके पास 6 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर है। मतलब कंपनी ने ना तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं ना उन्होंने कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं। तो हम प्रेफरेंस शेयर की अगर हम अमाउंट देखें 6 लाख रुपीस, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे एज अ प्रपोज्ड डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखिए बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो भी ओपनिंग अमाउंट गिवन है या जिसको आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर की अमाउंट, जितने भी आपके पास ओपनिंग अमाउंट है हम उसके ऊपर 10% उन्हें पे करेंगे।
चलिए बच्चे, अब इसका टोटल करके देखें, आपके पास आंसर आ रहा है 5,80,000 रुपीज। ओके, नाउ हाउ मेनी थिंग्स वी हैव लर्न? सर, वी हैव लर्न proposed dividend related to the equity shares and proposed dividend related to the preference shares. सर, इक्विटी के अंदर हमारे पास अमाउंट ऑलरेडी गिवन थी कि कितना पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग हमारे पास अमाउंट नहीं गिवन थी, तो हमने अमाउंट खुद कैलकुलेट कर ली। और ये अमाउंट हमेशा कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट की जाती है बेटा? प्रीवियस ईयर। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूं, जब क्वेश्चन आगे जाके थोड़ी सी और इसको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगा तब हम इसको और डीपली टच करेंगे। अभी के लिए हमने दोनों का प्रपोज डिविडेंड सीख लिया और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि सर इंटरिम डिविडेंड के केस में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल अमाउंट ही गिवन होती है और हम उस सिंगल अमाउंट को यहां पे कंसीडर करेंगे और फाइनल अमाउंट हमारे पास आ गई 5,80,000 रुपीज। दिस इज बेसिकली द आंसर रिलेटेड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टच करते हैं जिसके अंदर सर हम सिर्फ ये प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड को टच ही ना करें, बट उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी टच करें। फॉर दैट इंस्टेंस लेट अस कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी टर्म्स गिवन है। माई ओनली कंसर्न इज कि आप सारी की सारी टर्म्स सीखें एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज क्लास। चलिए बेटा, मैं एक काम करता हूं, ये सारी की सारी हेडिंग्स हम लोग पहले से ही नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम इसको आगे शुरू करेंगे। चलिए बेटा, आई हैव डन विद द फॉर्मेट। अब आप अपने क्वेश्चंस में देखें सो दैट हम इसके अंदर अमाउंट्स प्लॉट करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके पास गिवन है सरप्लस। क्लोजिंग हमारे पास गिवन है 3,36,000 एंड ओपनिंग हमारे पास गिवन है 1 लाख रुपीस। अगेन फिर से मैं सेम एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सर करंट ईयर के अंदर हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है 3,36,000 रुपीस, बट उसमें से 1 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट था दैट वाज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं दैट इज 2,26,000 रुपीस। नाउ वी हैव टू ऐड ऑन द प्रपोज्ड डिविडेंड रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर। तो डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर इज 72,000। तो दिस इज बेसिकली द प्रपोज्ड डिविडेंड। क्लियर? बिकॉज इंटरिम डिविडेंड आपके पास अलग से ऑलरेडी गिवन है। इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे किया दैट इज बेटा 90,000। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ट्रांसफर टू रिजर्व कि कितनी अमाउंट कंपनी ने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है दैट इज 1 लाख रुपीस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो कह रहे हैं कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर हमने कितना ट्रांसफर किया दैट इज 1,50,000 रुपीस। बट आउट ऑफ दिस 1,50,000 रुपीस हमारे पास जो टैक्स रिफंड हुआ दैट इज बेसिकली 3,000 रुपीस। तो बेटा हमारे पास जो टैक्स आएगा दैट इज 1,47,000। क्लियर? बिकॉज उसमें से 3,000 रुपीज हमारे पास रिफंड हुआ। रिफंड ऑफ टैक्स मींस जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था वो टैक्स हमारे पास वापस आ गया। देन दे आर सेइंग लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एंड इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर। तो बेटा दोनों को हमको कंसिडर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर। अभी तक हम देख रहे थे कि सर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं आई थी। अब जो हमारे पास ये जो नीचे वाली दो अमाउंट्स आपके पास क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी दीज आर रिलेटेड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो पहला वाला देखें, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण बेटा लॉस कितना हुआ हमारा दैट इज 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस का नुकसान मतलब कंपनी ने इसको डेफिनेटली माइनस किया होगा, बट इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐड बैक करूंगा। उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट टर्म गिवन है सर देयर इज अ इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम द अर्थक्वेक डिजास्टर। जो हमारे पास डिजास्टर हुआ था सर उसका इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पे किया अमाउंट दैट इज फॉर 1 लाख रुपीस। डेफिनेटली हमारे पास रिसीव हुई है तो हमने इसको प्रॉफिट्स के अंदर प्लस किया हुआ होगा। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम माइनस करेंगे बिकॉज हम रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहे हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गिवन है, हम उस आफ्टर वाली अमाउंट को बिफोर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस हमने माइनस किए थे हमने उसे प्लस कर दिया और जितनी भी इनकम हमने प्लस की थी उनको हम माइनस करेंगे। चलिए बच्चे इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ओके, ये अमाउंट हमने थोड़ी सी गलत लिख दी 26, बेटा इसको हम 36 करते हैं पहले और अब हम इसकी फाइनल अमाउंट लिखेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 7,45,000 rupees. This is basically the final answer and by this you might have learned today कि सर हम कैसे
अपने आफ्टर टैक्स को कन्वर्ट करते हैं बिफोर टैक्स में, एंड बाय दिस बेटा यू हैव लर्नड बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. In the next class, we will continue for the next one, जिसमें हम सीखेंगे निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. आज के लिए जो हम होमवर्क ट्राई करेंगे बेटा, ये दो क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले हो रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, जिसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू एवरीवन, एंड अगर आपको ये क्लासेस वैल्यूएबल लगे तो प्लीज शेयर विद योर नियर एंड डियर वंस.